चलो भाई शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। और आज इतिहास देखते हैं कितना हो पाएगा, कहाँ तक हमारी गाड़ी चल पाएगी, तो वहां तक लेके चलेंगे। और आपको एक बहुत ही अच्छी बात मैं बता दूं अपनी तरफ से कि हम लोग ज्योग्राफी नहीं स्टार्ट करते। गुड इवनिंग सर जी प्लान। ये सर जी प्लान क्या है? खैर, वो कल की बात है। ज्योग्राफी नहीं स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी स्टार्ट करने के बाद आपका सिलेबस जो है, मतलब सबसे ज़्यादा एक तो इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी है। पहले ज्योग्राफी कर देंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी, अच्छा नहीं रहेगा। सो हम लोग जो है पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में लोग बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। इस पिछले मतलब पीछे तो काफ़ी दिन की छुट्टी थी यार, है ना। सैटरडे के बाद संडे भी छुट्टी थी और अपन मंडे भी छुट्टी थी। अभी त्योहारों का जो सिलसिला है कुछ दिन के लिए थोड़ा सा थमा रहेगा। अगली छुट्टी अपन जो है गुड फ्राइडे के दिन होगी, तो हम लोग गुड गुड फ्राइडे के हिसाब से चलेंगे। और मैं आपको बता दूं पॉलिटी सब्जेक्ट हम लोग करेंगे, अगर पॉलिटी करते हैं यार, क्योंकि ज्योग्राफी में बीच में फिर गैप तो मज़ा नहीं आएगा। देखते हैं, जो भी स्टार्ट हो जाएगा कल, जो जिसका स्लाइड मिल जाएगा जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वो ले आऊँगा। अभी भी मैंने कुछ फिक्स नहीं किया, लेकिन मेरा दिल में ये है कि मैं पॉलिटी भी स्टार्ट कर सकता हूँ और कुछ भी। हाँ, बाकी तबीयत तबीयत ठीक है। और 4 दिन पूरा पूरा रेस्ट मिल गया, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, 4 दिन का रेस्ट था, बहुत अच्छा लगा। बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। भारत छोड़ो आंदोलन आज का हमारा जो टॉपिक है। सबसे पहले बात करें भारत छोड़ो आंदोलन क्यों शुरू किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत क्यों की गई? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत इसलिए हुई। क्लियरिटी सही नहीं है क्या? थोड़ा सा जूम इन आउट करूं क्या? थोड़ा ब्लर दिख रहा है ना। हाँ, अब सही दिख रहा है। चलो, अब सही है। तो भारत छोड़ो आंदोलन हम लोग शुरू करेंगे। क्यों शुरू किया गया? क्योंकि भारत में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से महंगाई 400 गुना बढ़ गई थी। कितनी बढ़ गई थी? 400 गुना बढ़ गई थी महंगाई। इतना ज्यादा महंगाई हो गई थी। बेरोजगारी, गरीबी, इनका कोई सिस्टम था नहीं। समाज में कोई शांति नहीं थी। देखो, जब युद्ध का समय होता है ना, तो हर व्यक्ति परेशान रहता है। किसी भी व्यक्ति के पास कोई खुशी नहीं होती है, कोई शांति नहीं होती है, उत्साह नहीं होता जिंदगी में। जैसे आज हमारे देश में कोरोना के बाद आज का जो फेज है ना, इस समय बहुत उठापटक है, पता है। आप लोग भले ही मतलब कि कुछ इसको बोलो कि नहीं सर, समय बहुत बढ़िया था, बट मेरे हिसाब से समय इस समय का अच्छा नहीं चल रहा, बहुत ही बोरिंग टाइम चल रहा है। ना हमें भविष्य का कुछ पता है, ना भविष्य का कोई ठिकाना है। फिलिस्तीन वगैरह में आप जाके देखेंगे, वहां पे ईरान इराक के आसपास का वो जो इलाका है गाजा पट्टी का, पूरी दुनिया में मतलब हम भारत में लोग जो पैदा हुए, बड़ा मतलब अगर कहते हैं ना कि आपने कितने सारे पुण्य किए होंगे तब जाके आपका यहाँ जन्म हुआ, नो डाउट, सच में आप सब लोग पिछले जन्म में संत महात्मा पुण्य कर्म किए होंगे, तभी आपका जन्म भारत जैसी धरती में हुआ। पूरी दुनिया में सबसे बड़े, जो सबसे ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता त्योहार, जैसे कि मोटा, अगर मैं मोटा मोटा बात करूं त्योहार की, तो जैसे क्रिश्चियन वगैरह बहुत ज्यादा है, यहूदी बहुत ज्यादा है, तो उन लोगों का जो अपना सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, भाई 25 तारीख का हो गया, किसी का नौरोज हो गया। इस्लाम धर्म भी काफी बड़ी संख्या में पूरे विश्व में पाया जाता है, तो इस्लाम धर्म के भी 2-3 त्योहारों में, ईद उल फित्र, जुहा, अभी कल ईद उल फितर था, पूरी दुनिया में लोग सेवई खा रहे हैं, खुशी से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वहीं एक इस्लामिक कंट्री, एक का 2-3 इस्लामिक कंट्री युद्ध में परेशान है, वहां कोई ईद नहीं है। वहां वहां किस चीज की ईद है? बहुत समस्याएं हैं, बम विस्फोट हो रहा है, लोग मर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। और भारत जैसे देश में हम लोग जहाँ पैदा हुए, अमन चैन शांति, कोई बम विस्फोट नहीं, कहीं कुछ नहीं।
पाकिस्तान में कितने सारे बम विस्फोट होते हैं, आप लोग कभी पाकिस्तान की रेगुलर न्यूज़ देखिएगा सब। और म्यांमार जैसा शहर आप देखिएगा, अभी 2-3 दिन पहले जो भूकंप आया वहां पे 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए। ऐसे में वहां पे क्या त्योहार मनेगा, क्या खुशी होगी, चारों तरफ केवल। तो अगर आप भारत में पैदा हुए और भारत में आप अमन चैन शांति के साथ रह रहे हैं, जहां पर भूकंप आता है, नो डाउट आता है, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, लोग मारे जाते हैं, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं हम लोगों ने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे। अब देखो उड़ीसा में, तमिलनाडु में, गुजरात में कितने सारे चक्रवात आते हैं, लेकिन फिर भी जान मान की बहुत कम हानि होती है। सब कहीं ना कहीं हम सबके पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का ही परिणाम है कि हमें भारत जैसी भूमि पर पैदा होने का अवसर मिला। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो लोग फिलिस्तीन में पैदा हुए वो पापी होंगे, गाजा पट्टी में जो पैदा हुए वो पाकिस्तान मतलब गंदे होंगे, उन्हें पाप कर्म किया होगा। सबकी अपनी अपनी डेस्टिनी है, सबका अपना अपना है ना। बट हम अपने लिए केवल देखें तो हम लोग बहुत 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 अच्छे हैं, मतलब भगवान का हमारे पर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आप लोग अपने आप को कभी ये मत सोचिएगा कि भगवान ने हमें नहीं कुछ दिया, हम लोग बड़े बुरे हैं। नहीं यार, हम बुरे नहीं, हम बहुत अच्छे हैं, और भगवान ने हमें जो दिया ना, दुनिया में लोगों को वो कहीं नसीब नहीं है। तो प्लीज आप लोग खुद को कोसना बंद कीजिएगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि हमें नौकरी नहीं मिल रही है, तो आप ये गलत सोच रहे हो। जिसने आपको पैदा किया है, जिसने आपका मुंह दिया है, पेट दिया है, वो खाने का इंतजाम करेगा। और बड़ा अच्छा किसी ने कहा है कि इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो अपने खाने पीने की जिम्मेदारी खुद उठाता है और भूखा सोता है। इसके अलावा दुनिया में जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं, जो सब भगवान के भरोसे हैं, कभी कोई भूखे नहीं सोता। कोई भी पेड़ पौधा पक्षी पशु जंगल के रहने वाले कोई भी कभी भूख से नहीं मरते। हम ही भूख से मरते हैं, क्योंकि हमें खुद से काम करना है, इसलिए भगवान के भरोसे नहीं है, इसलिए मतलब भगवान के भरोसे हैं। तो आप लोगों को तो मैं बस इतना सजेस्ट करूंगा कि अगर भविष्य की चिंता पर आप भगवान को कोस रहे हो, या आज की ये डिसीजन पर भगवान को कोस रहे हो, तो आप गलत कर रहे हो। आप भगवान पर ही क्वेश्चन मार्क उठा रहे हो। अभी आप लोगों को पता ही होगा, तो आपको पता ही है, शादी थी मेरी, मैं बीच में छुट्टी में गया था शादी में। एक बहुत बड़ा केस हुआ, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी। शादी से एक दिन पहले ही एक जो है आदमी का डेथ हो गया। शादी से 1-2 दिन पहले खतरनाक तरीके से उसमें केस वगैरह बन गया, एफआईआर हो गया। सबको ये था कि शादी होगी कि जेल जाएंगे। ऊपर वाले की मर्जी की बात है, शादी जाएंगे या जेल जाएंगे, जब जाएंगे तब देखा जाएगा। लेकिन हमें भरोसा रखना चाहिए, आप लोग भी भरोसा रखिएगा, सब अच्छा होगा, बढ़िया होगा। फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन, और भारत छोड़ो आंदोलन की जो बेसिक जो कहानी थी, वो स्ट्रक्चर यही था कि हमारे देश में भुखमरी बहुत ज्यादा पड़ रही थी। हमारे देश में सर रिकॉर्डेड क्लास नहीं चल रहा है, बहुत परेशान है सर। क्लास आप हो जा रहा है, प्लीज सर कुछ कीजिए। मैं तो पति के भरोसे हूँ, जॉब लगेगी तो ठीक, नहीं तो पति देव खिलाएंगे। सही बात है, यही होना भी चाहिए। यही होना भी चाहिए, पति के भरोसे रहो, जो होगा देखा जाएगा। तो हमारे देश में क्या था, हमारे देश में सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वार की वजह से क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार की वजह से अशांति थी, कहीं पर कोई सुख सुविधाएं नहीं थी, ये सब चीजें थी। और भारत में सेकेंड वर्ल्ड वार की वजह से चूंकि भारत भी शामिल हो गया, तो भारत में हमले भी हो रहे थे, हवाई हमले भी हो रहे थे, जमीनी हमले भी किए जा रहे थे। अलग अलग जगहों से बहुत सारी सेनाएं आकर भारत को परेशान करती थी, स्पेशली जापानी सेना। जापानी सेना का हमला हवाई जहाज से, अन्य अन्य चीजों से भारत में लगातार हो रहा था। ऐसे में जो भारत में असंतोष था, उसको शांत करने के लिए भारत सरकार को समझाने के लिए क्रिप्स मिशन भेजा गया था। क्या भेजा गया था? क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन जब भारत आया 1942 में, लेबर पार्टी के थे, तो उन्होंने भारत को समझाया कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, हम संविधान बनाने की छूट दे देंगे। बेसिक उन्होंने ये माना था कि हम सब कुछ आपको दे देंगे। सब कुछ दे देंगे का मतलब कि आप सारे डिसीजन लोगे, बस आपके देश की सेना नहीं रहेगी, आप टैक्स कलेक्शन नहीं करोगे। भारत सरकार ने कहा नहीं नहीं नहीं,
सेना हमारी ना रहे चलेगा, लेकिन हमें टैक्स कलेक्शन चाहिए, हम इसको मानेंगे नहीं। तो ये हुआ कि चलो भाई ठीक है। तो अंग्रेजों का जो क्रिप्स मिशन है, भारत सरकार ने उसको मानने से मना कर दिया, यानी कि कांग्रेस ने मानने से मना कर दिया। जब कांग्रेस ने मानने से मना कर दिया, तो ये हुआ कि ये लोग फिर से धोखा दे रहे हैं। तो अब गांधी जी ने और अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर भारत में एक आंदोलन चलाया, जिसे कहा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त के दिन ये घोषणा हुई थी कि भाई सब लोग मिलकर आंदोलन करेंगे, सब जगहों पे प्रभात फेरी वगैरह की जाएगी। 9 तारीख का टारगेट घोषित किया गया, 9 तारीख को करेंगे, और सुबह के सुबह सारे लोगों को पकड़ लिया गया घर में ही। कोई उस मैदान तक जा ही नहीं पाया। उन्होंने आसफ अली केवल पहुंचे, उन्होंने झंडा वगैरह फहराया। सारे नेताओं को पकड़ के क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। और इसी की प्रतिक्रिया में पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर छोटे छोटे जो नए नेता थे, उन लोगों ने भारत के आजादी का आंदोलन चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन को चलाया। और भारत छोड़ो आंदोलन में हर व्यक्ति शामिल हुआ। भारत का सबसे बड़ा आंदोलन रहा, उसका नाम रहा भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी ने हर तरह से इसमें प्रयास किया, लोग अपने अपने तरीके से जुड़ रहे थे। कई जगह तो ऐसी थी जहां पर लोगों ने समानांतर सरकारें, पैरेलल गवर्नमेंट बना ली। पैरेलल गवर्नमेंट का मतलब अंग्रेजी सरकार अलग चलेगी, उनकी सरकार अलग चलेगी। मिदना, सतारा, जैतपुर, ऐसी बहुत सी जगह थी जहां पे समानांतर सरकारें चल गई। उनके अपने कोर्ट हो गए, अपने राजा हो गए, अपना तहसील, अपनी चौकी, सब खुद का बना लिया अंग्रेजी सरकार से अलावा। वो बोले हमारा अलग सरकार चलेगी। उधर सरकार की चल रही है और इनकी अलग से सरकार चल रही है। तो ये दो सरकारें, समानांतर सरकारें चलने लगी। मिदनापुर की बहुत लंबे समय तक चली थी। तो ऐसे करके बहुत सारी सरकारें बन गई, और ये सारी सरकारें भारत में ही रहकर अलग अलग तरीके से चलने लगी। आइएगा, यही सब पढ़ते हैं, समझते हैं और देखते हैं कैसे क्या होगा। और फिर इसके बाद आएगा बेबल योजना, तो बेबल योजना को पढ़ेंगे। शुरू करते हैं, थोड़ा सा सीखते हैं। अगर एक भी दिन ना पढ़ाओ ना, और एक दिन के बाद जब पढ़ाना शुरू करो, तो बहुत जल्दी थोड़ा सा थके थके जैसे लगते हैं। अब भैया पिछली क्लास का पीडीएफ नहीं मिला, तो अब मैं उसके लिए क्या ही आपकी मदद करूं। भारत छोड़ो आंदोलन क्यों शुरू किया गया, क्या क्या घटनाएं रही, कहां कहां घटित हुआ, क्रिप्स मिशन कैसे आया, समानांतर सरकारें, और एक विफलता का कारण क्या रहा, आखिर क्यों भारत छोड़ो आंदोलन सक्सेसफुल नहीं रहा, क्या क्या कारण थे, तो उन कारणों पर चर्चा करेंगे। भैया और किसी का कोई समस्या तो बता दीजिएगा, है ना। जिसका जिसका जो जो लेक्चर नहीं मिला है, क्योंकि आप लोग तो अच्छे बच्चे हो, आप लोग तो बता ही दोगे कि इसका लेक्चर नहीं मिला है ना। भारत छोड़ो का नारा किसके द्वारा दिया गया, भारत छोड़ो का नारा दिया गया डॉक्टर यूसुफ मेहर अली के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया, डॉक्टर यूसुफ मेहर अली। यूज किसने किया, महात्मा गांधी ने किया। हाँ भैया, तो और जिसको जिसको भी आर्टिकल 42 का पीडीएफ नहीं मिला है, मतलब का सॉरी आर्टिकल 42 कर रहा हूँ, क्लास 42 का, वो सब लोग यहाँ पे कर लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, इसके कारण क्या क्या हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट, विश्व युद्ध के कारण बढ़ती महंगाई और समस्याएं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से पूरी दुनिया का व्यापार ठप होगा, चीजों का रेट बढ़ेगा। कीमतों में 200 से 400% की वृद्धि हो गई। इस स्थिति ने आम जनता के जीवन को प्रभावित किया। आर्थिक संकट सामने आए और सामाजिक असंतोष हो गया। मित्र राष्ट्रों की सेनाएं भारत में मौजूद थी, जो हमारी तरफ से युद्ध कर रहे थे। विशेषकर पूर्वी क्षेत्र में इसमें स्थानीय लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। सेना रुकेगी तो अपने हिसाब से रहेगी, लोगों का आवागमन बाधित होगा और लोग परेशान होंगे। नागरिकों का जीवन कठिन हो गया, जिसके कारण असंतोष और असंतोष का माहौल बना। यह असंतोष भारत छोड़ो आंदोलन का एक प्रमुख कारण भी बना। लोगों में खुशियां नहीं थी। हाँ भैया, जिसको जिसको आर्टिकल 42 का लेक्चर नहीं मिला, आप लोग मैसेज कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, है ना। और जो मैसेज नहीं करेगा उसको भी मिलेगा ही।
पूर्वी भारत में सबसे बड़ा खतरा जापानी सेना का। भारत की ओर बढ़ रही थी। भारतीय राष्ट्रवादियों ने अपने देश की रक्षा का जिम्मा स्वयं उठाने की बात की, और यही वो समय है जब भारत में आजाद हिंद फौज जैसी चीजों का गठन किया जाएगा। क्रिप्स मिशन की असफलता एक और कारण थी। वो जो हमें ऑफर लेकर आए थे क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स, वो हमने माना नहीं, हमारे लिए मजेदार नहीं था, और कुछ लोगों ने सक्रिय प्रतिभागी इसमें दिखाई। राष्ट्रवादियों ने एक जन आंदोलन का आह्वान किया। अंग्रेजों से कहा कि वे भारत छोड़ दें। क्या कहा? भारत छोड़ दें। इस आंदोलन का उद्देश्य भारत को विदेशी शासन से मुक्त कराना था। इसे एक स्वतंत्र राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना गया। क्या माना गया? इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। शशिकांत सर, मुझे ऐप पर रिकॉर्डेड क्लास करने में दिक्कत आ रही है। सर मैं जब रिकॉर्डेड क्लास करने जा रहा हूं तो 1-2 मिनट क्लास करने के बाद अपने आप ऑफ हो जा रहा है। सर प्लीज बताइए, ज्योग्राफी या पॉलिटी? लेक्चर 42 में वही पढ़ाया गया जो लेक्चर 41 में, पीडीएफ चेक इट। जापानी सेना क्यों? जापानी सेना क्यों? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वार में जापानी सेना हमारे विपक्ष में थी, तो वो हमारे ऊपर हमला कर रही थी। शशिकांत जी अपडेट करें एप्लीकेशन को, कृपया एप्लीकेशन को अपडेट करें। और किसी को कोई समस्या? हाँ भैया पूछ लीजिएगा, कोई समस्या कोई दिक्कत है तो है ना। जैसे मान लीजिएगा कि किसी को फॉर्म भरने में दिक्कत है, सीटेट का भी तो आया नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप भर रहे हो, है ना, तो सर आप हेल्प कीजिए। हाँ भैया बताइएगा मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। मतलब कि मैं तो कह रहा था कि आप मुझे अपने नोट्स भेज दो, मैं लिख के भिजवा दूंगा यार। खैर वो आपका तो एप्लीकेशन ही नहीं चल रहा, तो आप तो परेशानी में होंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अब भाई एप्लीकेशन ही नहीं चलेगा तो दुख की बात है। तो प्लीज आप लोग सजेस्ट कीजिए ना कि मतलब कैसे हो पाएगा एप्लीकेशन भैया का, हमारे कैसे सही हो पाएगा, तो हम थोड़ा सा। और अगर कोई ये बता दे कि भैया पॉलिटी चलेगी या ज्योग्राफी, तो मतलब इससे श्वेता को भी आराम मिले, रात में सो पाएगी बेचारी, वो बहुत दिक्कत में रहती है। अब बताओ उसको नींद नहीं आएगी, कल कौन सा सब्जेक्ट चलेगा, सरप्राइज हो जाएगी। और अगर मैं उसको बता दूं कि कल ज्योग्राफी चलेगा तो वो सारी एनसीईआरटी पढ़ लेगी, 11 की एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, वो सारी 11 की एनसीईआरटी आज रात में पढ़ डालेगी। और उससे क्या फायदा होगा कि मैं जो कल पढ़ाऊंगा उसको सारा आता होगा, उसका रिवीजन हो जाएगा। इंदू जी का भी यही समस्या है, कालिंदी जी की भी बताओ एप्लीकेशन बंद हो जा रहा है। देखो प्रीति जी ने पूरा चेक किया है डियर, और सारा वही है। मैं पढ़ा लेता हूँ क्योंकि तुम लोग नौटंकी बाज हो, मेरे को अच्छे से पता है। तुम सब अगर मास्टर बन गए ना तो तुम्हारे बच्चे भाग जाएंगे क्लास से, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि तुम्हारे अपने ही चर्चे नहीं खत्म होंगे। कोई रील देख लोगे गिबली बिबली की, उसकी उसी की बात करोगे कि गिबली में फोटो कैसे बनाए। मेरे को पता है बच्चे भाग जाएंगे तुम्हारी क्लास से, मैं तुमको बता रहा हूँ। नो सर, मेरा बताइए पहले। श्वेता का पहले बताओ। चलो क्रिप्स मिशन लेके चलते, शिम शिम एरोप्लेन उड़ जा, उड़ा दूं प्लेन, उड़ जा, ये शी, उड़ गई प्लेन। तो क्या हुआ, क्रिप्स भारत आते हैं, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन से पहले क्रिप्स भारत आते हैं, भारत में मिलने, लोगों को समझाने के लिए। स्टेफर्ड क्रिप्स लेबर पार्टी के प्रमुख सदस्य 1942 में भारतीयों के सामने कुछ प्रस्ताव लेकर आए। उन्हें भारत जब भेजा गया तो यह मिशन भारत के सक्रिय सहयोग यानी कि उम्मीद में भेजा गया था कि भारत का सहयोग मिलेगा, और अगर लोग दिल से युद्ध में शामिल होंगे तो ज्यादा फायदा है। तो लोगों को केवल शरीर से युद्ध में शामिल नहीं करना, दिल से युद्ध में शामिल करना है। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध जारी था। क्रिप्स मिशन ने कुछ प्रस्ताव यानी कि स्टेफर्ड क्रिप्स ने कुछ प्रस्ताव दिए। क्या प्रस्ताव दिए? युद्ध की समाप्ति के बाद डोमिनियन स्टेटस, हम कह रहे थे डोमिनियन अभी, और आजादी के बाद, युद्ध समाप्त के बाद पूर्ण आजादी,
पहली समस्या। संविधान सभा का गठन, हमने कहा संविधान सभा का गठन हमारी मर्जी से होगा, तुम्हारी मर्जी से नहीं। इन्होंने कहा नहीं, हमारी मर्जी चलेगी। हमने कहा हम ये भी नहीं करेंगे। स्वतंत्र भारत राष्ट्रमंडल से अलग हो सकता है। हम लोग राष्ट्रमंडल के सदस्य हो गए थे, तो ये था कि जरूरत पड़ने पर आप कॉमनवेल्थ के सदस्य से सदस्यता से वापस जा सकते हैं। अच्छा, कॉमनवेल्थ क्या था? अंग्रेजों का वो देश जहां अंग्रेजों ने शासन किया था, जो आजाद हो गए थे अंग्रेजों से, उनका ग्रुप राष्ट्रमंडल कहलाता है। देखो ज्योग्राफी कब स्टार्ट कीजिएगा बेटा? ज्योग्राफी में बता देता हूं, GEOGRAPHY। ज्योग्राफी जुलाई के बाद स्टार्ट होगी। कृपया दोबारा ना पूछें सर, प्लीज मजाक मत कीजिए सर, मैं रियल बोल रहा हूं, आप हेल्प कीजिए। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? डोमिनियन स्टेटस का मतलब सारी पावर आपके पास रहेगी, अंतिम डिसीजन लेने का राजा रानी के पास रहेगा, और आर्मी वगैरह आपके पास नहीं रहेगी। पूर्ण स्वराज ना होके थोड़ा सा कम वाला स्वराज, उसे डोमिनियन कहा जाता है। दो लोग शासन करेंगे, यानी कि बेसिक तो भारत में ही रहेंगे, कुछ हेड डिसीजन इंग्लैंड से आया करेंगे। और इसे गांधी जी ने क्या कहा? क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक। बोले तो इतना मिल गया है, तो इसे हम क्या कहें? भविष्य में यूज करने वाला। क्रिप्स मिशन। राष्ट्रवादियों की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही? उन्होंने ठुकरा दिया, बोले हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो क्रिप्स होशियार था, चुपचाप चला गया, बोले ठीक है नहीं मान रहे, हम इसको वापस लेके जा रहे हैं। युद्ध की समाप्ति के बाद हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। डोमिनियन नहीं, पूर्ण स्वराज चाहिए। कांग्रेस ने निर्णय लिया, कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन का विफलता के बाद एक महत्वपूर्ण घोषणा की। गांधी जी ने कहा पोस्ट डेटेड चेक। क्रिप्स मिशन को क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक। और यह इंगित करते हुए कि केवल एक दिखावा था। क्या था? दिखावा था। और वास्तविकता में यह भारतीयों को स्वतंत्रता प्रदान करने में कोई ठोस प्रयास नहीं था। कोई रियल आजादी यहां पर मिलने वाली नहीं थी। ऐसे में हमें क्या शुरू करना है? ऐसे में हमें शुरू करना है भारत छोड़ो आंदोलन। है भैया? श्वेता एक आ लिखे हो सर, तब रहने दीजिए पढ़ाने को, गप गप। ये कौन सी भाषा है? फ्रांसीसी, जर्मनी? करो या मरो। पंद्रह जुलाई 1942 को गांधी जी और कांग्रेस के नेताओं ने सेवाग्राम वर्धा मिलकर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। और ग्वालियर टैंक में एक सभा की गई 8 अगस्त को 1942 को। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं, जिनमें मौलाना आजाद भी शामिल थे, ने बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में एकत्र होकर एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। अगले दिन से आंदोलन करना था, 9 तारीख से सबको जेल में डाल देना है, लेकिन अंग्रेज सरकार ने सुबह होने से पहले सबको जेल में डाल दिया। इस सभा में गांधी जी ने भारत छोड़ो और करो या मरो का नारा दिया। और जब आपको खुद जर्मन की लैंग्वेज आती है बेटा, तो फिर ज्योग्राफी क्या करोगे पढ़ के? श्वेता, वर्धा मीन्स कुछ नहीं होता, वर्धा मतलब जगह। और अरुणा आसफ अली, ये रेडियो वगैरह से सब लोग बोल रहे थे, और फिर इसके बाद तो आपको पता ही है, सबको पकड़ लिया गया, सब जेल में चले गए। जय हिंद। गांधी जी ने लोगों से क्या अपील की भाषण में? और अगले दिन तो गिरफ्तार होंगे, उससे पहले क्या अपील की? गांधी जी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने किसानों से कहा कि यदि जमींदार अंग्रेज समर्थक है
तो उसे लगान ना दे। समझ रहे हो? पुलिस और सेना से अपील की कि वो मारे ना। अगर कोई आंदोलन कर रहा है तो उस पर गोली मत चलाओ, जलियांवाले बाग जैसे मत करना। प्रदर्शनकारियों पर गोली ना चलाएं, क्योंकि हमारे अपने हैं। सरकारी कर्मचारियों से कहा कि आप अपना काम छोड़ दें, मन हो तो, और ना मन हो तो काम ना छोड़े, बल्कि सरकार के भीतर रहकर विरोध करें, अंदर से खोखला कर दे। सर आपसे पूछ रहे हैं, आप बता नहीं रहे हैं कि क्या पढ़ेंगे। देशी रियासतों के राजाओं से सहयोग मांगा गया और छात्रों से आंदोलन में भाग लेने का आग्रह किया गया। छात्र जितने हो सके आंदोलन में पार्टिसिपेट करें। 9 अगस्त तड़के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब कौन बाहर रहे तो कौन आंदोलन में शामिल हो, कल से आंदोलन शामिल करना शुरू करना था। गांधी जी को पुणे जेल भेज दिया गया। अन्य नेताओं को आगा खा, यहीं पर गांधी जी की वाइफ कस्तूरबा जी का निधन हो गया था। सुबह 9 अगस्त को अरुणा आसफ अली ने तिरंगा फहराया। ये क्वेश्चन आता है कभी कभी। इसी बीच बॉम्बे शहर ने जनता ने हड़ताल प्रदर्शन शुरू कर दिया और यह आंदोलन पुणे, सूरत, अहमदाबाद, कराची, लाहौर, लखनऊ, पटना, कानपुर, दिल्ली, जमशेदपुर, कलकत्ता तक फैल गया। पूरे देश में हो गया। आप मेरा भी हेल्प कीजिए। बताओ बेटा आपकी मैं क्या हेल्प करूं? सनीकांत जी, बताओ मैं आपकी क्या हेल्प करूं? नौ अगस्त को नागासाकी दिवस मनाते हैं। तब 9 अगस्त को नागासाकी नहीं हो तो 45 के बाद आया था, अभी ये 42 का है। सर मेरा क्लास नहीं चल, बेटा बिना क्लास नहीं चल रहा, रिफ्रेश करो, दोबारा स्टार्ट करो, चल जाएगा। आगे चलते हैं। अब मैं किसी का कमेंट नहीं देखूंगा, सीधी साफ बात। पटना सचिवालय में गोली चल गई। ये एक गड़बड़ काम रहा, मतलब जो शांतिपूर्वक चल रहा था वो अब हिंसात्मक हो जाएगा। 11 अगस्त को पटना सचिवालय में गोलीकांड के बाद आंदोलन हिंसात्मक हो गया। इस घटना में कई स्कूली छात्र पुलिस की गोली का शिकार हो गए। गांधी जी नहीं चाहते थे कि ये हो, जिससे यह आंदोलन पूर्वी उत्तर भारत में और भी अधिक हिंसात्मक हो गया। और ज्यादा क्या हो जाएगा? हिंसात्मक हो जाएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसका नेतृत्व चिंतू पांडे कर रहे थे। किसका? समानांतर सरकार। अब बनेगी समानांतर सरकार। और ये 1942 का नेतृत्व है। बिहार नेपाल में जयप्रकाश नारायण, उत्तर भारत में राम मनोहर लोहिया, दिल्ली में अरुणा आसफ अली, बंबई में उषा मेहता इस आंदोलन को चला रहे थे। अलग अलग जगहों पर लोग कपड़े की होली चलाना, तिरंगा फहराना या आपका चरखा, ये सब आपके आंदोलन के प्रतीक थे। कब के? 1942 के। और इसी समय अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विश्वास नहीं रहा तो पैरेलल सरकार या समानांतर सरकार बनाई गई। सरकार अलग चल रही है और देशी लोग अपनी सरकार अलग चला रहे हैं। इनके पास जा ही नहीं रहे, वो इनसे मतलब रख रहे हैं, उसे समानांतर सरकार कहते हैं। अनेक स्थानों पर क्रांतिकारियों ने समानांतर सरकार की स्थापना की, जैसे सतारा सबसे ज्यादा दिन तक रही, चंपारण, मिदनापुर, बलिया। चित्तू पांडे ने पहली समानांतर सरकार बनाई थी। कहां? बलिया में। बलिया यूपी में। बिहार में लगभग 80% पुलिस थाने क्रांतिकारियों के कब्जे में चले गए, सब कुछ लूटपाट लिया। अन्य संगठनों की स्थिति कैसी रही? सब धोखेबाज रहे। मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदू महासभा ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन, धोखेबाज निकल गए। इन लोगों ने साथ नहीं दिया और इस वजह से आंदोलन पूरी तरह से बूम मार नहीं पाया। और बाकी नेता तो वैसे भी जेल चले गए थे। आंदोलन इतना बड़ा विशाल था, अब तक का सबसे बड़ा जन भागीदारी आंदोलन। इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दिया गिरफ्तारी और हिंसात्मक गतिविधि बहुत थी।
हिंसात्मक गतिविधि में भी पर्याप्त वृद्धि देखी गई, सब में लड़ाई हो रही थी, अंग्रेज में और भारतीयों में, हिंदू मुस्लिम में, अपना अपना, क्योंकि सबको हेड बनना था, सबको लग रहा था देश आजाद हो जाएगा और देश के आजाद होते ही हम राजा बन जाएंगे। हम, क्योंकि उस समय राजा का कल्चर भी भारत में था, तो ये होता कि इस क्षेत्र के राजा हम बन गए, 562 देशी रियासतें ऑलरेडी थी, तो हम भी अपना राजा बन सकते, ये सबके दिमाग में था। अंग्रेजी सरकार की स्थिति कैसी थी? इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने सोचा कि सबका दमन कर देते हैं और भारत में शासन वो अब कर नहीं पाएंगे, जनता पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है, प्रशासन में भी दरारें स्पष्ट रूप से दिख रही थी। इसके परिणाम स्वरूप युद्ध के बाद भारत को क्या करना पड़ेगा? आजाद करना ही पड़ेगा। श्वेता को ब्लॉक कर दीजिए, कर दूं ब्लॉक? चलो ठीक है, आज ब्लॉक कर देता हूं। आप लोगों ने कहा श्वेता को ब्लॉक कर देता हूं, रुको 1 मिनट, आता हूं उधर से। कस्तूरबा गांधी जी की मृत्यु, आगा खां पैलेस में समाधि। रिजल्ट क्या निकला? भारत छोड़ो आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण मोड़ लिया, देश भर में एकता और प्रतिरोध की भावना को बढ़ावा दिया। यह आंदोलन न केवल भारतीय स्वतंत्रता की आकांक्षाओं को उजागर करता है, बल्कि इसके माध्यम से भारतीयों ने अपनी अधिकारों, स्वतंत्रता के संघर्ष का एक नया अध्याय भी शुरू कर दिया। बंबई प्लान 1945-47 आर्थिक विकास के लिए क्या आया? बंबई प्लान। सी राजगोपालाचारी प्लान एक आता है, बस इसमें इतना ही है, आर्थिक विकास के लिए बंबई प्लान। और राजगोपालाचारी 1944, ये किसके लिए था? संवैधानिक सुधारों हेतु कांग्रेस और लीग के सहयोग की दिशा में प्रयास। जब यह स्पष्ट हो गया था कि विभाजन की योजना प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, तो उन्होंने इस दिशा में कदम उठाया था। सी राजगोपालाचारी संवैधानिक सुधारों के लिए आता है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं द ग्रेट नेताजी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनकी पुत्री अभी भी है, नाम है अनीता बोस, कभी कभी भारत आती हैं। नेताजी गए मिलने के लिए, कहते हैं जब हिटलर से इनकी दोस्ती हो गई थी, हिटलर हमारे अगेंस्ट था, मतलब देसी हमारा विपक्ष में था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जर्मनी। तो हुआ क्या कि कहते हैं जब ये मिलने गए तो वहां पे इनको एक कमरे में बैठा दिया गया और एक हिटलर, एक आदमी गया और बोला, हेलो मिस्टर बोस, आई एम हिटलर। इन्होंने उससे हाथ नहीं मिलाया, वो चला गया। थोड़ी देर के बाद दूसरा आदमी आया, वो भी ऐसे बोला, हेलो मिस्टर बॉस, आई एम हिटलर। 3-4 लोग हैं, इन्होंने किसी से हाथ नहीं मिलाया। फिर एक आदमी आया, आओ ताव में खड़ा हो गया सामने, कुछ नहीं बोला। इन्होंने उससे नमस्ते किया, हेलो हिटलर, मैं सुभाष चंद्र बोस। बोले तुमने मुझे पहचाना कैसे? बोले मुझे पता था, हिटलर मतलब हिटलर है, ऐसे थोड़ी ना कि आके अपना नाम खुद से बताएगा। उनके अंदर डर था, तुम्हारे अंदर डर नहीं था। और हिटलर अपना परिचय क्यों देगा? मैं क्यों बताऊंगा मैं हिमांशु यादव? जिसको जानना है जाने, नहीं जानना मत जाना, मैं ऑलरेडी फेमस। तो ये था हिटलर की कहानी। फिर इनकी दोस्ती हो गई, कुछ दिन वहां रहे, तब शादी नहीं हुई थी, जब वहां इससे दोस्ती हुई थी साथ में। वहीं पे कोई एक ऑफिस छोटा सा मिल गया, वहीं पे टाइपिंग वाइपिंग का, मतलब वहीं रहने लगे। आज़ादी के लिए अपन लड़ाई वड़ाई लड़ते थे, हिटलर का सहयोग देते थे। फिर वहीं इनके ऑफिस में ही कोई एक लड़की थी, उससे इनको प्यार हो गया। फिर वो प्रेग्नेंट हो गई, फिर ये डेथ हो गया इनका। अभी मुझे क्लियर नहीं है, शायद 1-2 महीने की वो थी या नहीं थी जब इनका निधन हो गया। तो अनीता बोस इनकी लड़की जो थी, जीवित है अभी भी। आज भी अंग्रेज हैं क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं, अंग्रेज तो आज भी हैं।
अंग्रेज कोई आदमी मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि कोई एक अलग टाइप की ट्राइब्स थी जो खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। वो तो एक देश था, जैसे पाकिस्तान एक देश है, जैसे ईरान एक देश है, अमेरिका एक देश है, वैसे अंग्रेज इंग्लैंड नामक एक देश में रहते, तो वहां के जो भी लोग सब अंग्रेज कहलाएंगे, और वो अभी भी जिंदा है। हिटलर ने खुद को गोली मार ली और इनका जहाज क्रैश हो गया। तो फिर कुछ लोग बोलते हैं कि इनका जहाज में ये बैठे नहीं थे, कुछ लोग कहते हैं ये वो, जो भी है अभी नहीं पता। आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में, और प्रसिद्ध नारे इन्होंने दिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो का नारा दिया। आदमी तो यही काम के थे, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी, क्योंकि पढ़े लिखे थे, आईसीएस क्वालिफाई थे। आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। आजाद हिंद फौज अलग है, आजाद हिंद सरकार अलग है, दोनों में ध्यान रखेंगे। विदेशी समर्थन प्राप्त करने के लिए हिटलर से मुलाकात की। स्वतंत्रता संग्राम में बोस का साहस बलिदान आज भी याद किया जाता है। 30 दिसंबर 1943 he addressed a massive rally and hosted the tricolor for the first time at जिमखाना ग्राउंड, पोर्ट ब्लेयर में सब बात हुई और जहाज क्रैश हो गया। फिर वो जहाज दोबारा मिला नहीं। 3 योजनाओं पर चर्चा करेंगे, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन, लॉर्ड माउंटबेटन प्लान पर चर्चा करते हैं। वेवेल भारत के गवर्नर थे, तो गवर्नर का काम करेंगे। गवर्नर जनरल वायसराय थे, तो इनको लगा कि यार मिल के आता हूँ, उधर घूम के आता हूँ, मतलब इंग्लैंड में घूम के आता हूँ। अभी सेकेंड वर्ल्ड वार हम लोग जीते हैं, कैसा क्या माहौल है, भारत के लिए शायद कुछ सकारात्मक बदलाव हो। वहां गए मिलने घूमने के लिए। वहां जब गए मिलने के लिए घूमने के लिए, तो उन लोगों ने कहा ठीक है हम तो कुछ ऑफर दे देते, जाओ मिलो, जाके सबसे मिलो, कुछ बात बनाओ, जुगाड़ पानी बन जाए तो बढ़िया, नहीं बनेगा तो देखा जाएगा। तो बोले जाता हूँ, अच्छा मैं देख के आता हूँ। गए। वेवेल योजना, भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए लॉर्ड वेवेल यानी कि भारत के तत्कालिक गवर्नर जनरल लंदन गए। वहां पर कुछ प्रस्ताव रखे जिन्हें 1945 में सार्वजनिक किया गया, पब्लिक किया गया, सबको पढ़ाया गया, सबको सिखाया गया। अप्रैल 1945 में प्रमुख राष्ट्रवादियों को जेल से क्या कर दिया गया, रिहा। 42 में जो जेल गए थे, 45 में रिहा होंगे जब युद्ध समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जून में शिमला में एक बैठक की गई और इसमें सभी नेताओं को बुलाया गया। शिमला सम्मेलन बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है शिमला सम्मेलन। और इसमें मुस्लिम लीग ने धोखा दिया था, बहुत बड़ा धोखा दिया था। लॉर्ड वेवेल ने घोषणा की कि भारत को डोमिनियन स्टेटस प्रदान किया जाएगा। इसके अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण पद, गवर्नर जनरल, सेना के प्रमुख के अलावा सभी पद भारतीयों को नियुक्त करना है। डोमिनियन स्टेटस मतलब सारा काम आप करो, गवर्नर जनरल तुम नियुक्त नहीं करोगे, आर्मी तुम नहीं रखोगे। हमने कहा ठीक है, लेकिन टैक्स कलेक्शन हम करेंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम पढ़े लिखे हो, टैक्स हम कलेक्ट करेंगे। भारतीयों ने कहा धोखा, फिर धोखा, ये वाला नहीं मानेंगे, तुम ये बोलो टैक्स भी हम कलेक्ट करेंगे। वेवेल कह रहे हम नहीं देंगे। तो भारतीयों ने कहा हम ये बात नहीं मानेंगे। बोले फिर कैंसिल, बोले हाँ जाओ तुम कैंसिल, हम वेट करेंगे दोबारा, तुम घर निकलो। एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान रहेगी। कब कहा गया, वेवेल योजना में। होना कुछ है नहीं, क्या करेंगे होने हाने का, हमने विफल कर दिया। क्यों, वेवेल योजना के अनुसार 14 सदस्यों का एक गठन होना था जिसमें 5 हिंदू 5 मुस्लिम होने थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये जो 5 मुस्लिम थे, इसको मुस्लिम लीग कह रही थी कि केवल हम नियुक्त करेंगे, मुस्लिम है हम नियुक्त करेंगे। कांग्रेस कह रही थी कि अगर मैंने इनको 5 को नियुक्त किया तो कांग्रेस सीधा सीधा हिंदू पार्टी हो जाएगी और तुम तो हो ही मुस्लिम पार्टी, ठीक है, लेकिन मैं बिगड़ जाऊंगा। इसलिए देखो ये तुम्हारे जो 5 है ना, इसमें भी मैं भेजूंगा और इसमें भी तुम भेजो। मुस्लिम लीग भी अपने सदस्यों में को चुनाव लड़ाए, अगर वो हिंदू चुनाव जीत जाते हैं तो वो कोई दिक्कत नहीं है, मुस्लिम लीग भी चुनाव लड़ाए, हम भी मुस्लिम अपनी पार्टी, क्योंकि कांग्रेस में मुस्लिम भी थे तो वो भी चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में हमारी पार्टी कोई हिंदू या मुस्लिम का टैग नहीं लेगी। वो कह रहे थे नहीं, हम तो अपने वर्ग का समर्थन करेंगे। तो यहीं पर
गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया तो वे विल प्लान वापस, क्योंकि तुम आपस में लड़ रहे हो तो वे विल क्या करे। मुस्लिम लीग ने यह मांग की कि मुस्लिम सदस्यों का चुनाव केवल मुस्लिम लीग करेगी, ये गलत है। कांग्रेस ने इस पर असहमति जता दी, क्योंकि इससे सिद्ध हो जाता कि कांग्रेस केवल हिंदुओं की पार्टी है, और कांग्रेस ऐसा कोई टैग नहीं चाहती, चाहती नहीं। राजनीतिक प्रभाव, यदि ऐसा होता तो मुस्लिम लीग के इस दावे को मजबूत करता कि मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधित्व करता मुस्लिम लीग है, कांग्रेस नहीं है। मुस्लिम लीग हेड बन जाती और वो सबको अपनी तरफ समेट लेती, और कांग्रेस अलग थलग पड़ जाती, और देश बढ़ जाता हिंदू मुस्लिम में, जो कि नहीं बंटने देना था हिंदू मुस्लिम में। योजना का स्थान, इस विवाद के कारण लॉर्ड वेवेल ने योजना को बीच में ही क्या कर लिया, स्थगित। सारे प्लान बीच में इन लोगों ने वापस कर लिए, जैसे देखा गड़बड़ हो रहा वापस ले लो, जिससे भारतीय राजनीति में एक बार फिर से अस्थिरता आ गई। अब इनका काम खत्म करो। अब बुलाते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन बोले तो एवी अलेक्जेंडर, पैंथिक लॉरेंस और स्टेफर्ड क्रिप्स, 3 लोग आए। इन लोगों को भारत इसलिए भेजा गया था ताकि भारत की आजादी का प्लान तैयार कर सकें, और भारत में एक संविधान सभा का भी डिजाइन प्रारूप तैयार कर सके। ये लोग आए और इन लोगों ने 10 लाख की जनसंख्या पर एक आदमी को बोला कि एक आदमी चुना जाएगा संविधान सभा के लिए, तो एक आदमी संविधान सभा के लिए चुना जाना था, और इनकी बात मान ली गई। इन्होंने आजादी के लिए भी थोड़े थोड़े कुछ सुगबुगाहट दे दी कि नहीं हम करेंगे, और इसके बाद नया गवर्नर जनरल भी भारत भेज दिया गया, लॉर्ड माउंटबेटन। कैबिनेट मिशन 1946, ब्रिटिश मंत्रियों का आगमन 1946 में। इसमें 3 लोग थे, पैंथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इन लोगों ने विभाजन को तो नहीं माना। विभाजन भौगोलिक, सामरिक, आर्थिक, प्रशासनिक, जनसांख्यिकी आधार पर कठिन होगा। इन नेताओं ने विभाजन की मांग को अस्वीकार कर दिया कि ये पॉसिबल नहीं है, भारत को कैसे बांटा जाएगा। लेकिन संविधान निर्माण का प्रयास इनका सफल रहा, और 10 लाख पर एक आदमी बना के 389 सदस्य इन्होंने बनाए संविधान सभा के। कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य था भारत के लिए एक संविधान तैयार करना और राजनीतिक स्थिति को क्या करना, राजनीतिक स्थिति को स्थिर करना, सुदृढ़ करना। इसके तहत भारतीय नेताओं के साथ बातचीत हुई ताकि एक व्यापक और सर्वसम्मत संविधान की दिशा में कदम बढ़ाया जाए, और भारतीय यही चाहते थे, और ये मिल भी गया। और इस संविधान सभा का डिजाइन कैसा रहा? प्रांत को 3 भाग में बांटा जाएगा, भारत को हिंदू बाहुल्य, पश्चिमी मुस्लिम बाहुल्य और पूर्वी मुस्लिम बाहुल्य। 1 2 1 2 3, ये बीच वाला नॉर्मल, ये आपका पूर्वी मुस्लिम बाहुल्य, ये पश्चिमी मुस्लिम बाहुल्य। अंतरिम सरकार का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? अध्यक्ष बनाए गए लॉर्ड माउंटबेटन, उपाध्यक्ष बनाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को। इसके पास सभी शक्तियां थी, बस अंतिम साइन अंग्रेजी राजा अभी भी करेगा। देशी रियासतें इन प्रांतों में शामिल हो सकती थी, चाहे वो इसमें हो, इसमें हो, इसमें हो, या आजाद बनी रहे। यही वजह थी कि जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद भारत में शामिल नहीं हुआ था। संविधान सभा का गठन किया गया। ग्रुपिंग की व्याख्या की गई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लड़ाई हो गई। अंतरिम सरकार के गठन पर भी दोनों पार्टियों के बीच असहमति थी, लेकिन फिर भी शामिल हुई। दोनों के सदस्यों ने मिलकर अंतरिम सरकार का गठन किया। अभी अंतरिम सरकार क्या होती है? जब हमें पता चल जाए कि कुछ दिन के बाद रियल चुनाव होने हैं, तो उससे पहले काम चलाऊ जो काम होता है उसे अंतरिम सरकार कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? अंतरिम सरकार कहा जाता है। जैसे हमें पता है कि भाई जो है 15 अगस्त को हम आजाद हो ही जाएंगे, तो अभी कुछ दिन तक हमें सरकार चलानी है, तो हमने जो है दिसंबर से लेके अगले साल 15 अगस्त तक जो काम चलाऊ सरकार बनाया उसे अंतरिम सरकार कहते हैं। सामरिक क्या होता है? सामरिक बोले तो जो आर्मी वाले होते हैं, आर्मी का काम, डिफेंस का काम, उसे सामरिक बोलते हैं। अब मुस्लिम लीग ने कुछ नया प्रस्ताव रखा।
फजल उल हक ने सबसे पहले पाकिस्तान का प्रस्ताव मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन 1940 में रखा था, आपको याद होगा, लाहौर अधिवेशन में। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा की। 16 अगस्त। और उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए, लाहौर से कलकत्ता तक फैल गया। मुस्लिम लीग ने नारा दिया, लड़कर लेंगे पाकिस्तान, लेकर रहेंगे। मेरी आवाज अगर किसी तक आ रही तो श्वेता को ब्लॉक कर दो। कुछ ना कुछ दंगे होंगे मुस्लिम लीग की वजह से। भाई देश का बंटवारा कोई नहीं चाहता, कुछ लोग इधर कुछ लोग उधर, सबको बुरा लगेगा। इस घटना के बाद कलकत्ता में दंगे भड़क उठे, फिर पूरे उत्तर भारत, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और पंजाब में फैला। और आजादी के दसों साल तक ऐसा ही रहा। बहुत दिक्कत रही। गांधी जी, अगर आपको याद हो तो आजादी में लोग मौज कर रहे थे, वो मौज नहीं कर रहे थे। आजादी वाले दिन सब लाल किले पे आए थे, वो नहीं आए। क्या कर रहे थे? आंदोलन शांत कर रहे थे। जहां दंगे हो रहे थे वहां जाके अनशन कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे। गांधी को ऐसे थोड़ी ना गांधी कहा जाता है। आजादी के दिन तो गांधी थे ही नहीं, फिर कैसे देश आजाद हुआ? वो उधर जहां दंगे हो रहे थे, बंगाल में दंगे हो रहे थे, पंजाब में दंगे हो रहे थे, वहां स्वयं जा जाके सामने खड़े होकर दंगे शांत कर रहे थे। गांधी जी को ऐसे गांधी जी नहीं कहा जाता। कुछ ना कुछ तो उसमें रहा होगा। पद के भूखे थे नहीं, अब पद क्या करेंगे लेके, बुढ़े हो गए थे। मुस्लिम समुदाय और कांग्रेस के मुख्यमंत्री दंगों को रोकने में विफल रहे। स्थिति बेकाबू हो गई, जिसके बाद महात्मा गांधी ने नेताओं को उनके कर्तव्यों की याद दिलाई कि कुछ तो करो। गांधी जी का आखिरी आंदोलन यही था। इसके बाद गांधी जी आंदोलन न करने के लिए बचे और फिर गोली मार दी गई। अंतरिम सरकार का गठन। 2 दिसंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। नेहरू उपाध्यक्ष थे। हाँ। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार, पहले बहिष्कार करेगी, बाद में खुद शामिल हो जाएगी। लॉर्ड वेवल ने मुस्लिम लीग को इस सरकार में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। 14 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए अपने 5 सदस्य बनाए, जिसमें एक हिंदू भी था। ये 46 है। हाँ, रुको एक मिनट। मुस्लिम लीग ने एक सोची समझी रणनीति के तहत सरकार में शामिल हुए। रीजन, हर बार सरकार के अंदर रह के सरकार की आलोचना करना, सरकार को गिराने का कोई मौका नहीं छोड़ा जाए। लियाकत अली अपने मंत्रियों से अलग बैठक करते थे, फिर नेहरू के निर्णय को अस्वीकार करने का प्रयास करते थे।
कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कटुता बनी रही। 1946 में जब नेहरू इंग्लैंड गए तब भी दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं थे। फरवरी 1947 में नेहरू ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली से शिकायत भी की कि ये ना अच्छे लोग अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे, धोखा दे रहे हैं, नाराजगी। फरवरी 1947 में भारत क्या हो गया? आजाद। कैसे आजाद हुआ बात करेंगे, एक नई कहानी यहां से शुरू होती है। क्लेमेंट एटली ने फरवरी 1947 में 20 तारीख को घोषणा की कि हम भारत को आजाद कर देंगे, और इसके लिए उन्होंने भारत एक नया गवर्नर जनरल भेजा जिसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन से कहा गया जल्दी जाओ, आजाद करके जल्दी आओ, 1948 तक का आपको टाइम दिया जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन आए, आते ही फटाफट मीटिंग कर डाली जून में, और 25 जुलाई तक का सबको टाइम दिया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन में भारत के लिए हस्ताक्षर करने के लिए। खैर, उन्होंने जो घोषणा की कि भारत और पाकिस्तान को आजाद किया जाएगा, देसी रियासतें भारत में जा सकती हैं, पाकिस्तान में जा सकती हैं, या स्वतंत्र रह सकती हैं, इस घोषणा को 3 जून का प्लान या लॉर्ड माउंटबेटन प्लान या डिकी बर्ड प्लान के नाम से जाना जाता है, 3 जून के प्लान को। लेकिन यह प्लान गवर्नर जनरल का था, तो गवर्नर जनरल के प्लान से तो देश आजाद होगा नहीं, क्योंकि सरकार अंग्रेजों की है। तो इस 3 जून के प्लान को, जिसे माउंटबेटन प्लान, जिसे डिकी बर्ड प्लान या प्लान बाल्कनाइजेशन या बंटवारे का प्लान या आजादी का प्लान कहते हैं, इस प्लान को अंग्रेजी सरकार ने 18 जुलाई 1947 को हस्ताक्षर करके पारित कर दिया, जिसे लागू किया गया 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को। पाकिस्तान 14 तारीख को आजाद हो गया, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। बोल भारत माता की जय। इस तरह से देश हमारा क्या हो गया? आजाद हो गया। फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की भारत की स्वतंत्रता। जून 1948 तक हम आजाद कर देंगे, देशी रियासतों की स्थिति चाहे वो भारत में आए कहीं भी जाए कोई मतलब नहीं है। और एक नए कमीशन का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन प्लान। लॉर्ड माउंटबेटन भारत पहुंचे, 75 दिन में 125 बैठकें आयोजित कर डाली फटाफट, और 3 जून का प्लान जिसे विवादास्पद माउंटबेटन की घोषणा की गई, इसे 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता दे दी गई। भारत हो गया आजाद। विभाजन के संदर्भ में बंगाल, पंजाब, हिंदू मुस्लिम समुदाय अलग अलग बैठक करने लगे, समस्याएं बढ़ने लगी। अब क्वेश्चन आपके ऊपर जाके रुक जाता है कि आपका नजरिया क्या कहता है, भारत का बंटवारा ठीक हुआ या गलत हुआ? यह डिसीजन आपके ऊपर। आप लोग टिप्पणी कर सकते हैं कि कैसा रहा, कैसा नहीं रहा। भारत पाकिस्तान का बंटवारा क्या उचित था या अनुचित था? ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इन्हें कभी मौका मिले तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। कांग्रेस क्या चाहती थी? कोई नहीं चाहता था बंटवारा हो, लेकिन गांधी जी ने एक सेंटेंस बोला कि 2 बुराई से 1 बुराई ठीक है। 2 बुराई से 1 बुराई ठीक है, कोई एक मतलब 2 बड़ी बुराई से 1 छोटी बुराई ठीक है। तो छोटी बुराई यानी कि देश का बंटवारा। मौलाना अबुल कलाम आजाद कभी नहीं चाहते थे बंटवारे को, ये कभी नहीं चाहते थे। इस बैठक में मतदान हुआ जिसमें 75% के साथ योजना को अस्वीकार कर दिया गया बंटवारे की, लेकिन फिर भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ा। 10 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। गलत डेट लिखी है, 10 नहीं 18 जुलाई यहां पे होगा। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया, जो 14 और 15 अगस्त को लागू हुआ। डेट काफी गलत लिखी हुई थी यार, 18 जुलाई। विभाजन क्यों हुआ? विभाजन इसलिए किया गया, ये तरीका था। 2 बड़ी बुराई के बीच एक छोटी बुराई को चुनना उचित होगा। देश हमारा हो गया आजाद। सॉरी। तो कुल मिला के भैया आज की क्लास अपनी संपन्न हुई, और बाकी आप लोग जानो देश आजाद हुआ नहीं हुआ, बंटवारा सही था नहीं सही था। और हम लोग मिलते हैं यूट्यूब में, वाईटी में, यूट्यूब में काम करेंगे, और कल क्या शुरू करते हैं देखा जाएगा।
क्या मन करता है, जब तक कि मैं कल आ नहीं जाऊंगा तब तक का मुझे पता नहीं है मैं क्या कल पढ़ाऊंगा। जो पढ़ाऊंगा सो पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा मुझे भी नहीं पता। तो और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लीजिएगा, इतिहास का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा, आता होगा तो बता दूंगा, अन्यथा कल हमारी और आपकी फिर से मुलाकात होगी। हाँ भैया, हिस्ट्री हो गई। देश आजाद, आप भी अलविदा। आज हमारा 42वां क्लास है, 42 घंटे में आपने इतिहास पढ़ी है। सर कल आपको कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ जाऊंगा ना कल। हाँ भैया, हिस्ट्री कंप्लीट, इतिहास संपन्नम भवति। चलो, जय हिंद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।